Hello students, welcome to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 27th January 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ विच इज़ अबाउट द वेरी फर्स्ट इंडिया एंड सेंट्रल एशिया समिट. आज थ्रू वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग इंडिया और 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच में फर्स्ट एवर समिट होने वाला है. जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं इसके अंदर कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, इन 5 कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कनेक्ट होंगे. इस समिट को लेकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिसको लेकर आज के समिट में डिस्कशंस होंगी. फॉर एग्जांपल ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, किस तरह इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच में इंक्रीज़ हो, डेवलपमेंटल पार्टनरशिप्स को लेकर डिस्कशंस होंगी, एंड ऑल्सो कल्चरल और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट किस तरह इंक्रीज़ हो. इन सब मुद्दों को लेकर आज के समिट में डिस्कशंस होंगी. साथ ही में इस समिट में जो ग्लोबल और रीजनल डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू फॉर्म अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन. अगर हम इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड की बात करें तो इस वक्त ये सिर्फ और सिर्फ $2 बिलियन पे है, जिसमें भी मोस्टली जो कज़ाकिस्तान से एनर्जी इंपोर्ट्स किए जाते हैं उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है. तो डेफिनेटली द कंट्रीज़ आर गोइंग टू एक्सपेक्टेड टू प्रपोज वेज जिसके थ्रू जो इन कंट्रीज़ के साथ हमारा जो ट्रेड है वो इंक्रीज़ हो सके. इससे पहले इंडिया ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरफ $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट इशू किया था टू कवर दी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन वेरियस एरियाज लाइक एनर्जी, हेल्थ केयर, कनेक्टिविटी, आईटी एंड एग्रीकल्चर. साथ ही में सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करना ये भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहेगा आज के समिट में. ऑल्सो इंडिया ने जो चाबहार पोर्ट डेवलप किया है ईरान की कोस्ट पे, उस पूरे एरिया को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है बिकॉज इट्स वेरी क्रिटिकल व्हेन इट कम्स टू द कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़. एंड इसे लेकर एक ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप को बिल्डअप किया जाएगा जिसके अंदर ईरान, उज़्बेकिस्तान और इंडिया प्रेजेंट होंगे, जिससे हमारी जो कनेक्टिविटी है सेंट्रल एशियन रीजन के साथ वो स्ट्रेंथन अप होगी. इस न्यूज़ आर्टिकल के अंदर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी मेंशन किया गया बिकॉज़ इंडिया के साथ साथ जो मेजर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं. तो एक बार क्विकली देख लेते हैं कि कौन कौन से सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि SCO का पार्ट है और वो कौन सा सेंट्रल एशियन कंट्री है जो कि SCO का पार्ट नहीं है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो सबसे पहले अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें तो 5 कंट्रीज़ यहाँ पे आते हैं: कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान. इन 5 कंट्रीज़ को मिलाकर ये जो रीजन बनता है दिस इज़ कॉल्ड एज सेंट्रल एशिया. और ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ सारे के सारे लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ होते हैं. ये किसी भी सी और ओशन को टच नहीं करते. लेकिन साथ ही में आप अपनी क्लासेस में भी ये डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक सी है विच इज़ कॉल्ड एज कैस्पियन सी. तो अगर यहाँ पे कैस्पियन सी है तो किस तरह कज़ाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान लैंडलॉक्ड हो सकते हैं? वेल, इसका आंसर हम सबको पता है. कैस्पियन सी इज़ बेसिकली एन एनक्लोज्ड लेक. ये दुनिया की सबसे बड़ी लेक है. तो बेसिकली ये जो लेक है चारों तरफ से बंद है. तो अगर आप कज़ाकिस्तान या फिर तुर्कमेनिस्तान से कैस्पियन सी चले भी जाते हैं तो आगे कहीं और नहीं जा पाएंगे, किसी ओशन में नहीं जा पाएंगे बिकॉज इट इज़ एन एनक्लोज्ड लेक. एंड ये भी याद रखिएगा दैट कज़ाकिस्तान ओवर हियर इज़ द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री इज़ कज़ाकिस्तान. तो पांचों के पांचों ये जो कंट्रीज़ हैं ये लैंडलॉक्ड हैं. अब जब SCO की बारी आती है तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है
2001 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और कहा जाता है दैट इट इज़ सीन एज अ काउंटर वेट टू नेटो, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, कि इसका ये काउंटर है। तो एस की फॉर्मेशन से पहले वी हैड शंघाई 5। इसके अंदर 5 कंट्रीज़ थे, रशिया, चाइना एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरफ से कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। ये पांचों कंट्रीज को हम मिलाकर कहा करते थे शंघाई 5। उसके बाद 2001 में उज़्बेकिस्तान को इस ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड किया गया एंड तब से शंघाई 5 को रीनेम करके SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। तो 2001 में उज़्बेकिस्तान की एडिशन के बाद शंघाई 5 बन गया SCO। एंड आफ्टर दैट 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को भी SCO की मेंबरशिप मिलती है एंड ईरान इज़ द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ SCO। ईरान इस वक्त 9th मेंबर बनता है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो अगर हम टोटल मेंबर्स देखें तो रशिया एंड चाइना तो हो ही गए। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो कि 5 हैं नंबर में, लेकिन उनमें से 4 कंट्रीज़ आर पार्ट ऑफ SCO। कौन कौन से? कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। याद रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान SCO का पार्ट नहीं है। तुर्कमेनिस्तान इज़ द ओनली सेंट्रल एशियन कंट्री विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो रशिया, चाइना प्लस दीज 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज प्लस इंडिया एंड पाकिस्तान एंड द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ SCO विच इज़ ईरान। ऑल्सो इस साल की रिपब्लिक डे परेड में हमारे जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के जो हेड्स हैं, दे वर एक्सपेक्टेड टू कम एज चीफ गेस्ट, लेकिन बिकॉज ऑफ जो करंट वेव चल रही है कोरोना वायरस की, इसकी वजह से इस प्लान को कैंसिल किया गया। ऑल्सो ये 5 सेंट्रल एशियन नेशंस, ये सब के सब फॉर्मर सोवियत स्टेट्स हैं एंड इसीलिए इनके बहुत ही क्लोज टाइज हैं रशिया के साथ। और ये भी कहा जा रहा है कि राइट नाउ जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसके अंदर नेटो की पिक्चर भी आ चुकी है, एंड इस तरफ रशिया का होना और रशिया के साथ ये जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ये सब मिलकर भी SCO बनाते हैं, कि रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसका भी शैडो हमें इस मीटिंग के ऊपर देखने के लिए मिल सकती है। अलॉन्ग विद दिस जो SCO का समिट हुआ था, उसके अंदर भी अफ़गानिस्तान इशू को डिस्कस किया गया एंड इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आज जो इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच में जो समिट हो रहा है, इसमें भी अफ़गानिस्तान को लेकर जो सिचुएशन वहाँ पे चल रही है उसकी डिस्कशन हो। अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को अगर डिस्कस करें तो वहाँ पे जो तालिबानी गवर्नमेंट है, अभी तक उन्होंने इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्म नहीं की है एंड साथ ही में जो गर्ल्स के जो राइट्स हैं, स्पेशली एजुकेशनल राइट्स, वो अभी तक रिस्टोर नहीं हुए हैं। सो व्हेन इट कम्स टू अफ़गानिस्तान, इंडिया के साथ जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ये सभी सेम पेज पे नहीं हैं। ताजिकिस्तान को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, दे हैव एक्सचेंज्ड हाई लेवल डिप्लोमेटिक विजिट्स विद काबुल। तालिबानी रजीम के साथ इनकी डिप्लोमेटिक विजिट्स हो चुकी हैं एंड उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने अपने जो मिशंस थे अफ़गानिस्तान के अंदर, वो भी रीओपन कर दिए हैं, सिर्फ ताजिकिस्तान को छोड़कर। सो इस मुद्दे को लेकर इंडिया और सभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ सेम व्यू पॉइंट शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आज ये इंडिया का फर्स्ट समिट हो रहा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ। कल के न्यूज़पेपर में हम इसको फॉलो करेंगे। इसी के साथ साथ ये न्यूज़ आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है दैट इंडिया का ये जो फर्स्ट समिट हुआ है विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, इससे 2 दिन पहले, जस्ट 2 days बिफोर दिस समिट, चाइना ने भी वर्चुअल समिट कंडक्ट किया विद दिस 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ एंड समिट के दौरान चाइना के प्रेसिडेंट ने $500 million का जो असिस्टेंस है उसे प्रॉमिस किया। सो ये जो चाइना का जो वर्चुअल समिट हुआ है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ, इसे कहा गया कि दैट दिस वाज डन टू कमेमोरेट द 30th एनिवर्सरी ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशन। चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के डिप्लोमेटिक टाइज़ को 30 years कंप्लीट हो गए हैं, जिसको सेलिब्रेट करते हुए उन्होंने ये वर्चुअल समिट कंडक्ट किया एंड चाइना के प्रेसिडेंट ने ये एम्फेसिस दिया कि किस तरह चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच का जो ट्रेड है, इसे भी बूस्टअप किया जाए। यहाँ पे पिक्चर को समझने की ज़रूरत है। राइट नाउ अगर हम चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का ट्रेड देखें तो इट इज़ अराउंड $40 billion, विच इज़ 20 times मोर देन इंडियाज़ ट्रेड विद दीज कंट्री। इंडिया का जो ट्रेड है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ, दैट इज़ स्टैगनेंट अराउंड
2 बिलियन यूएस डॉलर्स एंड इस पॉइंट पे चाइना का ट्रेड इज़ 40 बिलियन यूएस डॉलर्स विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। वेल जो समिट हुआ चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, उन्होंने प्लेज किया कि इस ट्रेड को दे विल इम्प्रूव एंड दे विल टेक इट टू 70 बिलियन यूएस डॉलर्स बाय 2030, जिसको लेकर चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा था दे विल इम्पोर्ट मोर क्वालिटी गुड्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। अब समझते हैं चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच में ये जो ट्रेड रिलेशन है ये किस तरह से डिराइव्ड है। तो इसका बड़ा पार्ट तो एनर्जी रिसोर्सेज का है। चाइना का काफ़ी ज़्यादा एपेटाइट है व्हेन इट कम्स टू एनर्जी रिसोर्सेज, एंड साथ ही में चाइना का सेंट्रल एशियन रीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिग एंड स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दे हैव चाइना सेंट्रल एशिया नेचुरल गैस पाइपलाइन, चाइना कजाकिस्तान क्रूड ऑयल पाइपलाइन, चाइना किर्गिस्तान उज़्बेकिस्तान हाईवे एंड ऑल्सो चाइना ताजिकिस्तान एक्सप्रेसवे। तो स्ट्रेटिजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स चाइना सेंट्रल एशिया के अंदर डेवलप कर रहा है। अलॉन्ग विद दिस चाइना रेलवे एक्सप्रेस जो कि थ्रू सेंट्रल एशिया होकर गुजरनी है, ये भी बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। एंड इवन जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसका लॉन्च ही सबसे पहले कज़ाकिस्तान से हुआ था। जब चाइना के प्रेसिडेंट कज़ाकिस्तान विजिट कर रहे थे 2013 में, वहाँ से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की अनाउंसमेंट की गई थी। तो इस समिट के बाद चाइना ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को 500 मिलियन यूएस डॉलर्स की एड दी है, स्पेशली टू सपोर्ट द लाइवलीहुड प्रोग्राम्स ऑफ द सेंट्रल एशिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज बिल्कुल जब इंडिया का समिट होने वाला है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ, उससे जस्ट 2 दिन पहले चाइना ने ये वर्चुअल समिट कंडक्ट किया। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। सो आंध्र प्रदेश में एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है विच इज़ तेली नीलापुरम। तेली नीलापुरम इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया में बहुत बड़े नंबर में स्पॉट बिल्ड पेलिकल्स की वहाँ पे डेथ हो रही है। सो मास मोर्टेलिटी का केस सामने आया है ऑफ स्पॉट बिल्ड पेलिकल्स। इसको लेकर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि एक्सपर्ट हैं एनिमल इकोलॉजी में, माइग्रेशन में, मूवमेंट स्टडी करने में, उन्होंने अपनी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की और ये कहा कि ये जो मास नंबर में डेथ हो रही है स्पॉट बिल्ड पेलिकल्स की, इसका मेन रीज़न है नीमेटोड इन्फेस्टेशन। ये जो पेलिकल्स हैं दे आर इन्फेस्टेड बाय नीमेटोड, जिसकी वजह से मास मोर्टेलिटी उस एरिया में देखी जा रही है। ना ये जो पैरासिटिक नीमेटोड इन्फेस्टेशन है जो कि मेजर कॉज ऑफ डेथ है, ना ये किस तरह से पहुंचा है स्पॉट बिल्ड पेलिकल्स में, तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि हैबिटेट के आसपास जो एक्वाकल्चर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, इसकी वजह से ये इन्फेक्शन, ये पैरासाइट जो है ये ग्रो कर रहा है एंड इट हैज़ गॉन टू इन्फेस्ट द स्पॉट बिल्ड पेलिकल्स। इसे लेकर कर्नाटका के अंदर भी कुछ स्टडीज़ हुई और उन्होंने ये शो किया कि ये जो नीमेटोड इन्फेस्टेशन है ये एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में स्प्रेड नहीं होता। तो ये जो पैरासाइट है, ये जो नीमेटोड की इन्फेस्टेशन है, ये प्योरली वाटर और जो एक्वा पॉन्ड्स होते हैं उससे रिलेटेड है। ये किस तरह से फिश या स्नेल्स या फिर जो इनवर्टेब्रेट्स हैं वहाँ से ये किस तरह इन्फेस्ट होता है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। वेल जो स्पॉट बिल्ड पेनिकल्स हैं दे आर केपेबल ऑफ हंटिंग ह्यूज फिश। वाटर बॉडीज़ के अंदर जो बड़ी बड़ी फिशेज़ हैं उनको ये हंट करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं इस इन्फेस्टेशन के, बिकॉज उस पॉन्ड में उस वाटर की वजह से अगर उन फिशेस के अंदर नीमेटोड पैरासाइट है, तो अगर वो फिश स्पॉट बिल्ड पेलिकल्स ने कंज्यूम की तो उसकी वजह से इसकी इन्फेस्टेशन हो सकती है। तेली नीलापुरम एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्पॉट बिल्ड पेनिकल्स आते हैं और साथ ही में पेंटेड स्ट्रोक्स भी यहाँ पे साइबेरिया से माइग्रेट करके इस एरिया में आते हैं और ब्रीड करते हैं। अभी तक क्योंकि इसी सेम एरिया के अंदर हमें पेंटेड स्ट्रोक्स भी मिलते हैं, उनके केस में अभी तक कोई भी मोर्टेलिटी नहीं आई है बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ ऑल्सो द ब्रीडिंग ग्राउंड। यहाँ पे स्पॉट बिल्ड पेनिकल्स भी हैं और साथ ही में यहाँ पे पेंटेड स्ट्रोक्स भी हैं। लेकिन ये जो मास मोर्टेलिटी हुई है ये सिर्फ और सिर्फ स्पॉट बिल्ड पेनिकल्स की हुई है, ये अभी तक पेंटेड स्ट्रोक्स के अंदर नहीं पहुँची है। तो यहाँ से स्पॉट बिल्ड पेलिकल्स स्पीशीज़ इन न्यूज़ बन जाता है। तो पहले आपको इसका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। साइंटिफिकली इट इज़ कॉल्ड एज पिलाकिनस फिलिपिनेंस और या फिर ग्रे पेलिकन्स भी इनको कहा जाता है। दे यूजुअली ब्रीड इन दी सदर्न एशिया रीजन।
सदर्न ईरान से लेकर इंडिया इंडोनेशिया तक की जो पूरे के पूरा रीजन है, यहाँ पे इनका ब्रीडिंग ग्राउंड है। और ये जो बर्ड्स हैं ये मेनली या तो कोई बड़ी लेक्स, लार्ज इनलैंड अगर लेक्स हैं वहाँ पे, या फिर कोस्टल वाटर्स के आसपास ये जो बर्ड्स हैं ये मेनली मिलती हैं। एंड ज़्यादातर इनकी जो ब्रीडिंग है ये इंडिया, श्रीलंका, कंबोडिया वाला जो एरिया है यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। नॉन ब्रीडिंग सीजन में स्पॉट बिल्ड पेनिकल्स कैन गो टू नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। जो रेस्ट ऑफ दी साउथ ईस्ट एशिया वाला एरिया है ये वहाँ पे मेनली हमें नॉन ब्रीडिंग सीजन्स के अंदर मिलते हैं। अब इसका कंजर्वेशन स्टेटस पता होना ज़रूरी है। IUCN के अकॉर्डिंगली दे आर नियर थ्रेटेंड। एंड अगर हम इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखें 1972 का, उसके अंडर इसे शेड्यूल 4 में रखा गया है। शेड्यूल 4 का मतलब ऑब्वियसली इसकी जो हंटिंग है वो प्रोहिबिटेड है, लेकिन किसी भी तरह की वायलेशन होने पर जो पेनल्टी है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू दी अदर शेड्यूल्स। इस न्यूज़ आर्टिकल में इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया टर्म मेंशन की गई थी, तो वहाँ से पहले समझते हैं कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है। सो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक तरह की इंटरनेशनल NGO है, ग्लोबल पार्टनरशिप है उन NGOs का, जिनका मेन एम है टू कंजर्व बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट। एंड इस NGO की फॉर्मेशन 1922 में हुई थी, एंड उस टाइम पे इसका नाम था इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रोटेक्शन। जिसके बाद 1928 में इसका नेम चेंज हो जाता है और फिर इस पार्टनरशिप का नाम हो जाता है इंटरनेशनल कमिटी फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन। देन अगेन 1960 में इसका नेम चेंज होता है, एंड देन दे गो फॉर इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन। एंड देन फाइनली 1993 में इस ग्लोबल पार्टनरशिप, ये जो NGOs के बीच में है, इसे कहा गया बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो फॉर्मली बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के 3 पुराने नाम थे, एंड 1993 से इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल कहा गया। सो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल किसी भी एरिया के अंदर इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ को रिकग्नाइज करती है। तो IUCN की इवन जो रेड लिस्ट है व्हेन इट कम्स फॉर बर्ड्स, तो उसको भी स्टेटस जो है वो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ही देता है। सो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इज बेसिकली द ऑफिशियल IUCN रेड लिस्ट अथॉरिटी व्हेन इट कम्स फॉर बर्ड्स। नाउ अगर हम इंडिया के इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ की बात करें, तो सबसे पहले बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के साथ इंडिया में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये दोनों कोलैबोरेट करते हैं, एंड देन दे डेजिग्नेट द इम्पॉर्टेंट बर्ड एरियाज़ इन इंडिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस कि इंडिया में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वर्क्स विद बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। और अभी तक इंडिया के अंदर 467 इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ रिकग्नाइज किए हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया को रिकग्नाइज करने के कुछ स्टैंडर्डाइज क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहले तो जो एरिया है वहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए, किसी एक या एक से ज़्यादा। अगर कोई ग्लोबली थ्रेटेंड बर्ड स्पीशी वहाँ पे है तो उस एरिया को आप इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी बर्ड्स आती हैं जिसको हम रिस्ट्रिक्टेड रेंज स्पीशीज़ कहते हैं, या फिर बायोम रिस्ट्रिक्टेड स्पीशीज़, जो कि ज़्यादा दूर दूर तक फैली नहीं होती। तो अगर हम किसी एक एरिया को मिलाकर अगर वहाँ पे किसी इस तरह की स्पीशी प्रेजेंट है विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर एरिया, तो उसे भी इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। एंड लास्टली, अगर किसी एरिया में बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स पहुँचती हैं तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल डीकमीशन्ड INS खुखरी के बारे में है। INS खुखरी, जिसे लास्ट ईयर दिसंबर में 32 इयर्स की ग्लोरियस सर्विस के बाद डीकमीशन किया गया था। वेल, INS खुखरी इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट है। बेसिकली ये हाई स्पीड शिप्स होती हैं जिनमें बहुत ही कंसिडरेबल फायर पावर होती है। इट वॉज बिल्ट बाय द मेज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स और इसे 1989 में कमीशन किया गया था। इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ बोथ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लीट्स, एंड इंडियन आर्मी में ये गोरखा ब्रिगेड जो था उसका हिस्सा था। इसे लेकर एक और चीज़ कही जाती है कि अपनी सर्विस के दौरान जो शिप है इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है विच इज़ इक्वल टू नेविगेटिंग द वर्ल्ड 30 टाइम्स। अगर अर्थ का 30 बार चक्कर लगाएं, या फिर 3 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। तो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिस्टेंस INS खुखरी ने कवर किया है अपनी सर्विस के दौरान। वेल, ये न्यूज़ आर्टिकल आज फिर इसलिए आया है क्योंकि INS खुखरी जो शिप है
इसे द्यू एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर कर दिया गया है, जो कि इसे कन्वर्ट करने वाला है इनटू म्यूज़ियम। तो आईएनएस खुखरी का द्यू के अंदर अब एक म्यूज़ियम बनेगा। तो बेसिकली खुखरी का जो मेमोरियल बनने वाला है, इसको लेकर द्यू एडमिनिस्ट्रेशन ने 2019 में ही डिफेंस मिनिस्ट्री को अप्रोच किया था कि वो किसी तरह का ऐसे डीकमीशन नेवल वेसल द्यू एडमिनिस्ट्रेशन को दें ताकि वो उसका एक म्यूज़ियम बना सके। तो 2019 में उन्होंने अपील किया था एंड उसके बाद लास्ट ईयर दिसंबर में उनको आईएनएस खुखरी जब डीकमीशन होती है एंड अब जाकर द्यू को वो हैंड ओवर कर दिया गया है फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू अ म्यूज़ियम। आगे बढ़ते हैं। तो कल की रिपब्लिक डे परेड में इंडिया पोस्ट ने 17 इयर्स के बाद पार्टिसिपेट किया। इससे पहले इंडिया पोस्ट ने 2005 में रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया था, जब 150 इयर्स कंप्लीट हो गए थे फॉर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। एंड इसके 17 इयर्स के बाद कल की रिपब्लिक डे परेड में इंडिया पोस्ट ने पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर उन्होंने इंडिया पोस्ट की जो नेशन वाइड सर्विसेज हैं उसे शो किया विद देयर मेन फोकस ऑन विमेन एम्पावरमेंट। इंडिया पोस्ट ने विमेन एम्पावरमेंट की थीम को पिक किया क्योंकि नियरली 50% जो अकाउंट होल्डर्स हैं इंडिया का जो पोस्ट पेमेंट बैंक है या फिर जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक है, इसका मोर देन 50% अकाउंट होल्डर्स आर विमेन। तो इसीलिए कल की जो परेड थी इसके अंदर इंडिया पोस्ट ने विमेन एम्पावरमेंट को शो किया। तो जो टैब्लेट्स उन्होंने यूज़ किया उसके अंदर एक इमेज बनी हुई थी ऑफ अ मॉडल पोस्ट विमेन विच वॉज रिप्रेजेंटिंग नम्रता खोते एज शी सिम्बलाइजेज द पावर ऑफ यूथ एंड विमेन एम्पावरमेंट। एंड जो एंथम चल रहा था इंडिया पोस्ट का, दैट वाज आया आपका डाकिया। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल वेस्ट एशिया से है। हमने काफ़ी डिटेल में येमेन क्राइसिस को डिस्कस किया था एंड वी अंडरस्टूड कि किस तरह येमेन के अंदर जो हूथी रेबल्स हैं दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ येमेन्स रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट। तो जो येमेन के प्रेसिडेंट हैं उनको सऊदी अरेबिया और यूएई की सपोर्ट है। इन 3 कंट्रीज़ की जो कोalition है ये मिलकर येमेन के हूथी रेबल्स के अगेंस्ट फाइट कर रही थी। एंड रिसेंटली ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था जब हूथी रेबल्स ने यूएई के कुछ ऑयल टैंकर्स का एक्सप्लोजन किया, जिसके बाद सऊदी अरेबिया ने सना पे वहाँ पे अटैक किया जो कि इम्पॉर्टेंट एरिया है फॉर हूथी रेबल्स। एंड आफ्टर दैट फिर न्यूज़ आती है कि हूथीज़ ने यूएई की तरफ कुछ मिसाइल्स को लॉन्च किया जो कि यूएई ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड इसके बाद जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि जो गवर्नमेंट येमेन गवर्नमेंट की जो फोर्सेस हैं विच वर बैक्ड बाय यूएई एंड सऊदी अरेबिया, इन्होंने हूथीज़ को वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सेंट्रल प्रोविंस है विच इज़ कॉल्ड एज मारीब। दिस इज़ स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड ये काफ़ी ऑयल रिच एरिया भी है। इस मारीब से हूथी रेबल्स को एक्सपेल कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो मारीब प्लेस है ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। बहुत बार यूपीएससी प्रीलिम्स में प्लेसेस इन न्यूज़ के बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मारीब याद रखिएगा, बिल्कुल येमेन का सेंट्रल प्रोविंस है। यहाँ से हूथी रेबल्स को एक्सपेल कर दिया गया है बाय द फोर्सेस विच वो बैक्ड बाय यूएई एंड सऊदी अरेबिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज़ अबाउट रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। हमने हमारी पिछली वीडियोज़ में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया द एंटायर बैकग्राउंड ऑफ रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर आपने वो वीडियोज़ मिस कर दी हैं, आई वुड से कि यू गो एंड वॉच दोज वीडियोज़। तो हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि रशिया की कांस्टेंट डिमांड है कि नेटो बेसिकली यूएस रिटन में उनको सिक्योरिटी गारंटी दे कि वो नेटो का जो एक्सपेंशन है उसे ईस्टर्न यूरोप की तरफ, रशिया की बॉर्डर्स की तरफ नहीं करेंगे। एंड इसे लेकर दे वांट रिटन सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स फ्रॉम नेटो। एंड इवन रशिया ने ये भी एम्फेसाइज किया कि रशिया किसी भी तरह का कोई प्लान नहीं बना रहा टू इन्वेड यूक्रेन। हाउएवर यूक्रेन की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि पूरा का पूरा जो यूक्रेन का जो बॉर्डर है उसके अलॉन्ग रशिया के ट्रूप्स वहाँ पे तैनात हैं, जिसके रिस्पॉन्स में रशियन ऑफिशियल्स ने ये कहा कि ये एक तरीके की एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है रशिया के अगेंस्ट। वो किसी भी तरह से यूक्रेन में इन्वेजन प्लान नहीं कर रहे हैं। एंड दे आर सेइंग ये जो पूरा का पूरा कैंपेन है ये काफ़ी मिस्टीरियस है, डिसइंफॉर्मिंग है, और इसका मेन एम यही है कि रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस लगा सकें। एंड दे आर सेइंग कि ये जो पूरा का पूरा कैंपेन चल रहा है दिस इज़ अगेंस्ट द कल्चर ऑफ डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस।
रादर उल्टा रशिया ने ये कहा है कि उनके जो ट्रूप्स वहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं दैट इज़ टू मेंटेन दी सिक्योरिटी ऑफ रशिया ओनली। दे आर सेइंग कि जो नेटो की मिलिट्री एक्टिविटी यूक्रेन और आसपास के एरिया में काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है, जिसके चलते रशिया की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए उन्होंने वहाँ पे अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय किया है और रशिया यूक्रेन में इन्वेजन नहीं कर रहा है। तो ये स्टैंड रशिया ने शो किया है एंड अगैन वी आर बैक टू स्क्वायर वन। दे आर आस्किंग कि यूएस नेटो एक सिक्योरिटी गारंटी दे कि वो जो ईस्टवर्ड जो एरियाज़ हैं वहाँ पे एक्सपैंड नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल अगैन वेस्ट एशिया के अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। हमने इससे पहले 2 दिन पहले भी ये बात की थी कि सीरिया के अंदर कुर्द फोर्सेस और जो इस्लामिक मिलिटेंट्स हैं इनके बीच में लगातार फाइट चल रही है। इसे लेकर ये न्यूज़ आई है कि जो सीरियन कुर्द्स थे दे हैव अगैन टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ प्रिजन आफ्टर द अटैक ऑफ इस्लामिक स्टेट ग्रुप। तो जिहादीज़ के अटैक के बाद 6 दिन तक ये लड़ाई चली है, जिसके बाद सीरियन कुर्द्स ने रीटेक कर लिया है उस पर्टिकुलर प्रिजन को। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए वो ये है कि सीरिया का एक इम्पॉर्टेंट लार्जेस्ट सिटी जो कि नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में है विच इज़ हसाके, वहाँ पे ये फाइट चल रही थी बिटवीन सीरियन कुर्द्स एंड इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स एंड लगातार 6 दिनों तक ये लड़ाई चली है एंड इट हैज़ ऑलमोस्ट कन्वर्टेड दैट सिटी इनटू अ वॉर जोन। तो आज ही के पेपर में मारीब आया विच वॉज रिलेटेड टू येमेन एंड हुथी रेबल्स एंड हसाके विच इज़ इन सीरिया रिलेटेड टू द सीरियन कुर्द्स। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो लेक्चर में हमने आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है जो कि हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आई होप यू गाइज enjoyed this lecture. So that is all from my side. Thank you very much. Thanks for watching Dronacharya IAS YouTube channel. Thank you.